देखो पहले तो हम लोग लोकेशन देखेंगे, फ्रेंच गुयाना है कहां। पहले हम लोग बात करेंगे फ्रेंच गुयाना है कहां। देखो फ्रेंच गुयाना बच्चों यहां है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ये है आपके सामने, और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पेन देना बच्चों, पेन है ना। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मुझे दिख रहा है फ्रेंच गुयाना इस जगह पे। आप भी देखो, सब लोग देखो, ये देखो, ये बच्चों गुयाना। अगर ये गुयाना है, इसका सीधा मतलब इसका लोकेशन क्या है? सर इक्वेटर के पास है, नहीं समझ में आ रहा है? और सर दूसरा ये ना ईस्टर्न कोस्ट की तरफ है, इधर पानी है, समुंदर है। गॉट इट? पहला पॉइंट लिखो, इट इज नियर टू इक्वेटर। पहला ये लो बच्चा, ये लो, इट इज नियर टू इक्वेटर लिखो, इट इज नियर टू इक्वेटर। जब भी कुछ भी पढ़ो समझते हुए, मैंने पहले दिन से बोला है, क्योंकि आप मेरी क्लास में, मुझे अच्छा लगे कि आप सीखेंगे, टाइम पर बात नहीं, ठीक है। पहला इट इज नियर टू इक्वेटर, ठीक है। दूसरा लोकेटेड टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड या ईस्टर्न कोस्ट लिखो, लोकेटेड टुवर्ड्स ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। तो पहला हो गया ये विषुवत रेखा यानी इक्वेटर के करीब है, और दूसरा ये ईस्टर्न कोस्ट की तरफ है, पूर्वी समुद्री तट क्या क्या बोलते हैं ना, ईस्टर्न कोस्ट की तरफ। अब सुनो होता क्या है, जो पहला आपने लिखा इक्वेटर के पास है, विषुवत रेखा के पास, इससे क्या हो गया आपको पता है? अगर आपसे यह पूछा जाए कि ये पोल है, ये पोल है और इक्वेटर है, कहां पर ग्रेविटी सबसे ज्यादा है? सही आंसर आया, पोल पर है। इक्वेटर पर ग्रेविटी सबसे कम होती है, इसीलिए जब इक्वेटर से कोई चीज जाएगी आसानी से ऊपर उठ जाएगी, क्योंकि नीचे की तरफ लगने वाला बल कम होता है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ अट्रैक्शन। सबसे ज्यादा इफेक्ट ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटी की तरफ होती है, पोल की तरफ, पता है? इसीलिए जब उल्काएं, इंग्लिश में मेटरमेटोराइट्स, उल्का पिंड्स, मेटरमेटोराइट्स या एस्टेरॉइड्स, जो उल्काएं बन जाती हैं जब हमारे अंदर आती हैं, ऑर्बिट्स के, अर्थ के अंदर, तो वो जब अर्थ पे गिरती है ना, तो गिरते 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 डाइवर्ट हो जाती है इधर की तरफ, पोल की तरफ। यहां का एरिया बच जाता है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी पोल पे होती है। इसीलिए पोल पर बहुत सारे एस्टेरॉइड्स, जिनको मेटरमेटोराइट्स कहते हैं, अर्थ पे आने की वजह से वो गिरते हैं, और वहां बहुत सारे बड़े बड़े क्रेटर यानी गड्ढे, क्रेटर समझते हो? बहुत बड़ी स्पीड से कोई वो अगर उल्का आ रही हो, एस्टेरॉइड्स, मेटरमेटोराइट्स, और जमीन पे टकरा रही, बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा, उतनी प्रेशर के साथ रही होगी, और इतनी एनर्जी निकालती है, कई कई सौ हजार लाख लाख एटम बम के बराबर हो सकती है, और उसे तब पृथ्वी तक खत्म हो जाए। ऐसा कुछ हुआ था जब डायनासोर खत्म हुआ था इस पृथ्वी से, ऐसा मानते हैं। फोर्थ मास एक्सटिंक्शन। आप लोग जब इन्वायरमेंट की बुक पढ़ोगे उसमें एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, जिसमें मैंने थोड़ा सा आपको इकोसिस्टम वाले चैप्टर में, यूनिट 1 में, इकोलॉजी बेसिक कंसेप्ट्स में, उसमें मैंने मास एक्सटिंक्शन लिखा है, पढ़ना जरूर। 2018 में क्वेश्चन पूछा, 6 मास एक्सटिंक्शन, है ना, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं प्रलय, प्रलोप, दुनिया से सब कुछ खत्म हो जाना, मिट जाना। इस पृथ्वी पे ऐसा 5 बार हो चुका है, छठा चल रहा है, और छठा बार जो रीजन है वो हम हैं, और यूपीएससी ने आपके पेपर में हमारा वाला ही पूछा था, जिसको कहते हैं 6 मास एक्सटिंक्शंस। इन्वायरमेंट में चीजें आती हैं बच्चों, हो सकता है आपको मेरी किताब पढ़ने के लिए मना किया जाए, शंकर के लिए बोला जाए, पीएमएफ के लिए बोला जाए, लेकिन दिल से कह रहा हूं उसे पढ़ना जरूर, नुकसान नहीं होने दूंगा, बस इससे ज्यादा नहीं। अगर अब तक तो भरोसा हो जाना चाहिए यार, इंसान का परख तो हो ही जाता है, 2-4 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, उतने दिन में नहीं होगा तो आदमी बेवकूफ बनाएगा तुमको। चलो पढ़ लेना, बहुत अंदर की बात बोल रहा, पढ़ लेना। ये परमा कल्चर, ये सब वोल्चर कोई लिखा ही नहीं है, सब यूपीएससी क्वेश्चन है, लिखा ही नहीं है, कोई नहीं लिखा है। ये जो अब देख लेना तो खुद समझ में आ जाएगा। और हम तो कहते हैं पहले क्वेश्चन पेपर देख लेना फिर पढ़ना, अपने आप पढ़ोगे। क्वेश्चन पेपर देखने के बाद तुम उन लोगों की किताब पढ़ लेना जो लोग पढ़ते हैं, चलो नाम ही ले लेते हैं, शंकर और पीएमएफ, पढ़ लेना, आंसर खुद मिल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, ज्यादा बोलूंगा नहीं। बस ये हो गया कि साइंस टेक में कभी किसी ने कुछ लिखा नहीं, मैंने लिख दिया, हिट हो गया। और साइंस टेक में मैं थोड़ा जल्दी लिख दिया, 6-7 साल पहले, तो आज पॉपुलर हो गया। इन्वायरमेंट में थोड़ा देर में लिखा, और जब लिखा तो कोविड आ गया, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, पर पॉपुलर ऐसा होगा मैंने इन्वायरमेंट में कि साइंस और टेक से भी ज्यादा होगा। रुको अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तुम लोग पढ़ोगे ना, निकलोगे तो समझ में आ जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस है मुझे। सोचो, कॉन्फिडेंस देखो, कॉन्फिडेंस दिख रहा है, यही तो मैं तुम में देखना चाहता हूं। सिलेक्शन में जाते समय 8-10 क्वेश्चन तो साइंस में हो जाएगा,
बहुत ज्यादा नहीं, 7-8 तो इन्वायरमेंट बन जाएगा। ले 18-20 तो तुम ऐसे ही कर लिए, करना और कितना है, 20-22 और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। वो लोग डांस करने थोड़ी ना आएंगे, थोड़ा थोड़ा उनसे कहते हो सच आज 4 करा दो सर, साइंस वाला 8 करा दे रहा, आप 4 करा दो सर, हम तो निकाल लेंगे सर, 5 करा दो, चलो 5 करा दो, बस आप में भी आएगा, आप 4-5 करा दो, बस कॉन्फिडेंस साथ कराओ कि आएगा। जैसे वो एक आदमी बोल कर गया पागल टाइप का है ना, आप भी एकदम पागलों की तरफ पढ़ा के जाओ, ये आएगा, ऐसे पढ़ा के दो, हिम्मत बढ़ा दो हमारी। पेपर करा दो सर, पेपर दिखा दो सर एकदम, इसी को तो कहते हैं बच्चा कॉन्फिडेंस। वही चीज, बच्चा जो एग्जाम में जाता है एकदम सर निकाल लेंगे सर निकाल लेंगे, कॉन्फिडेंस होता है। देखो गौरव ने निकाले, गौरव त्रिपाठी ने, कॉन्फिडेंस समझ निकल जाए, पीटीटी निकल जाएगा आराम से, निकाल लिया, पहली बार निकाला, दूसरी बार निकाला, मेंस फंसता गया। हिंदी मीडियम का है, 100 कुछ रहेंगे, आईपीएस मिला उसको, मेरे शहर का है, गोरखपुर का, हिंदी मीडियम का है वो, आईडी रुड़की का वो प्रोडक्ट है, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस बचेगा, निकल जाएगा सर, हिंदी की वजह से नंबर नहीं मिला, इस बार दे दिया हिंदी में नंबर, खींच लिया उसने, ठीक है, ये है भाई, ठीक है। चलो अब आंसर करते हैं। तो अच्छा एक बात और सुनो, हम लोग वो चंद्रमा पे भी चंद्रयान 3 में देखो पोल पे गए, क्योंकि वहां पे भी क्या है, क्रेटर है। अब समझे क्यों वहां पे भी क्रेटर खूब है, खूब उल्लुकाएं गुरी। और जानते हो बच्चा, हम लोगों के ऑर्बिट में कौन घूम रहा है, चंद्रमा, चंदा मामा। और चंदा मामा बहुत हम लोग को बचाते हैं, ध्यान रखिएगा, चंदा मामा ना हो तो हम भांजे भांजी कब का खत्म हो चुके हैं। मामा बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं, कहीं भी हम मामा, हमारे मामा बड़ा मजेदार आदमी होता है ना, हंसाता है, बचाता है, मस्ती भी हम लोग उसी के साथ करते ज्यादा, मामा है ना। चलो मामी के साथ थोड़ा डिस्टेंस होता है चले, मैं ये कह रहा हूं कि चंदा मामा जो है ना, ये जो हमारे अर्थ की तरफ जो एस्टेरॉइड्स वगैरह गिरते हैं वो खींच लेता है, वो बच जाते हैं हम लोग। इतने एस्टेरॉइड गिरते हैं ना कि बचते नहीं हम लोग। ये राहुल और मोदी की नौटंकी सड़क पे आ जाती, कोई बचता ही नहीं तो किसी सामने नौटंकी करते। अरे तीसरा एक वेट कर रहा दिल्ली में, सब पागल है, सब पागल है, सब पागल है। नहीं नहीं, ये होशियार है, हमको सब पागल बना रखे हैं, पूरी आम जनता को बेवकूफ। आओ अब बच्चों, मैंने आपको हिंट दे दिया है तगड़ा वाला, और उस हिंट के पीछे मैंने 3 टॉपिक जोड़ दिया है। क्या सर, बातों में इशारों में बहुत बातें कर गए। चंदा मामा है इसलिए एस्टेरॉइड्स का अटैक हम पे नहीं हो रहा है, वो अपनी ग्रेविटी की वजह से सब कुछ खींच लेते हैं, बची कुछ गलती से हमारे पास आती है। तो पहला तो हमें बचा वही रहे हैं, चंदा मामा, ठीक है। क्योंकि जब कोई भी चीज आ रही होगी हमारी तरफ तो हमारे ऑर्बिट में तो चंदा मामा से होते आ रही होगी ना, तो उस ऑर्बिट में चंदा मामा का इफेक्ट तो होगा ही। अर्थ के चारों तरफ कौन जा रहा है हमारी तरफ, हम चेक कर रहे हैं, मतलब एकदम सामने बाहर दरवाजे पिस्टल लेके खड़े हैं चंदा मामा, आओ कौन आएगा अर्थ की तरफ, देख रहे हैं चारों तरफ, आओ अपनी तरफ खींच लेंगे, अपने ही से पहले नुकसान पहुंचा देंगे, आप तक नुकसान नहीं पहुंच रहे। चंदा मामा इतने प्यारे हैं, अब इज्जत कीजिए चंदा मामा की, पहली चीज। दूसरा, अगर गिरा भी तो ग्रेविटी कह रहा गिरने नहीं दूंगा मैं, कहा कि दुनिया में 60 डिग्री नॉर्थ से डिग्री साउथ के बीच में जीवन होता है, नहीं गिरने दूंगा, यहां गिरो यहां गिरो। दूसरा, इसने आपको बचा लिया, समझ आ रही बात की नहीं। सोचो, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, और इन्हीं सारी चीजों के बेस पर ही हम लोग कोई मिशन भेजते हैं। जब किसी प्लैनेट पे जाने की बात करते हैं, जीवन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें चेक करते हैं कि हमको वहां पर उस एरियाज में कोई रेडिएशन आए, कुछ आए। और एक बात और, चलो लगे हाथे मैं बताता हूं, आयंस और चार्जेस भी पृथ्वी पे गिरते हैं। आयन और चार्जेस आपने सुना है, ऊपर जाओ पृथ्वी के ऊपर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, आयनोस्फियर, सुना है? आयनोस्फियर सुना होगा, ज्योग्राफी में आता है। आयनोस्फियर एक ऐसी जगह होती है जहां पर बहुत सारे आयंस और चार्जेस होते हैं। इतनी गर्मी होती, इतना टेम्परेचर होता है कि कोई गैस या एलिमेंट भी, ना वो गैस रह पाता ना वो एलिमेंट हो पाता, वो आयोनाइज्ड गैसेस हो जाता है, आयंस हो जाता है। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर कोई एलिमेंट्स भी क्या हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं, इसलिए उस जगह को आयनोस्फियर कहते हैं। यानी वहां का टेम्परेचर से भी ज्यादा टेम्परेचर होता है, थर्मो से भी ज्यादा टेम्परेचर होता है। और वो जो ऊपर है ना, बहुत तेजी से ट्रेवल कर रहे हैं ऊपर, हमारे पृथ्वी के ऊपर एटमॉस्फेयर में, और कभी कभी ये आयंस और चार्जेस होते हैं गलती से हमारे पृथ्वी की तरफ गिरते हैं। और पृथ्वी पर ऐसी कोई चीज है जो हमें फिर बचा लेती है, और वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड है, और इसीलिए अगर हम एक हाथ में मैग्नेट ले लें और धागे से बांध दें, मैग्नेट को घुमा के छोड़ दें, मैग्नेट अपने आप नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में खड़ा होता है। इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो ऐसे जाएगा नॉर्थ और साउथ में। इसका मतलब इस पृथ्वी पे नॉर्थ और साउथ में कुछ है, मैग्नेटिक फील्ड है बहुत ज्यादा। और इसीलिए जब कोई आयन और चार्ज भी गलती से पृथ्वी की तरफ आया
तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसको डाइवर्ट कर देता है किधर, पोल की तरफ जाओ, नॉर्थ पोल चले जाओ और साउथ पोल चले जाओ, पर दुनिया में इंसानों को छोड़ दो। इसीलिए आयंस और चार्जेस से हम लोग को कोई नुकसान नहीं होता, जिंदगियां बच जाती हैं, है ना, जिंदगियां बच जाती। सुनो, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये सब, आप लोगों को दिखाएगा नहीं, ये सब स्टैटिक है, कोई करंट वरेंट नहीं है। जब आप यूनिवर्स वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, उसमें टॉपिक हम लिखे हैं सब, ठीक है, वो मैंने यहीं कवर कर दिया। वैसे इसको मैं जब आपको स्पेस पढ़ाता हूं ना तो थोड़ा उसमें बता देता हूं, जब स्पेस पढ़ाता हूं थोड़ा सा बता देता हूं। चैप्टर नंबर जब आप उस पे जाओगे 20 में, तो चैप्टर नंबर 20 के आसपास है ना, मतलब यूनिवर्स का शायद 20-22 होगा, देखोगे उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, 20-22 के आसपास होगा, ऐसे कुछ होगा। उसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं थोड़ा रहा नहीं जा रहा, मैं दिखाऊंगा, जो कि आपको लगा सकते हैं ना, नहीं लगा सकते तो मैं आपको बताता ही नहीं धीरे से। क्वेश्चन कह रहा है कि मिल गया मुझे, हाँ मुझे चौथा क्वेश्चन दिख रहा है, 2012 में क्वेश्चन आया है, ठीक है, 2012 में क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन आया है, यूनिवर्स चैप्टर है, कह रहा है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। नहीं मिल रहा तो क्वेश्चन सुन लो, मेरे पास है, 2012 के क्वेश्चन है, ठीक है, 2012 का। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम स्पेस traveling at the speed of several hundred kilometers per second can severely harm living beings if they reach the surface of the earth. What prevents them from reaching the surface of the earth? वही क्वेश्चन है, आंसर चार्जेस है ना, ट्रेवलिंग वेरी फास्ट स्पीड, सम टाइम फॉल डाउन। 2012 यूपीएससी बच्चा, स्टैटिक है ये, कोई करंट वरेंट नहीं है, ठीक है। पहला, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्ट देम टुवर्ड्स इट्स पोल, पहले ही आंसर सही होगा, मैं बोलूंगा नहीं चलेगा। ये देखो, ये है यूपीएससी के क्वेश्चंस, आपको क्यों लोग नहीं दिखाते मुझे समझ नहीं आता। आइए, कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पढ़ा, साइंस टेक पढ़ावा की तरह मजेदार है, आपको नहीं लगता कितना मजेदार सब्जेक्ट है, लगता नहीं लगता है, आता क्या करंट है, करंट है, पढ़ाओ पूरा साइंस टेक, कितना मजेदार सब्जेक्ट है, क्वेश्चन कराओ बच्चों को। अच्छा, ये भी नहीं क्वेश्चन एक बार आए हैं, रिपीट हुए 5-5 बार, 4-4 बार, है कि नहीं। अच्छा हाँ, अब इधर आते हैं, अब इधर आओ। सोचो, एक टॉपिक को समझाने में 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहीं लग गए हम लोगों के, अभी हम लोग टॉपिक पढ़े भी नहीं, क्वेश्चन तीजा लग गए, ठीक है। अब सुनो, तो पहला लिखे इट इज नियर टू इक्वेटर, तो यहां क्या लिखोगे, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मिनिमम, इसे सामने लिखो, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मिनिमम, यहां पे गुरुत्व का बल का मान न्यूनतम होता है, हियर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मिनिमम, है ना, यहां पे गुरुत्व का मान कम होता है, सो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मिनिमम, तो यहीं पे लिखना है बच्चा। सो इजी टू अपलिफ्ट, आसानी से ऊपर निकल जाता है, सो आसानी से ऊपर निकल जाता है, सो इजी टू अपलिफ्ट, UPLIFT, इजी टू अपलिफ्ट, तो नीचे की तरफ लगने वाला बल ही नहीं है, आसानी से ऊपर निकल जाएगा, इजी टू अपलिफ्ट, है ना, इजी टू अपलिफ्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरा लिख लो, लोकेटेड टुवर्ड द ईस्टर्न कोस्ट, लिखे हो ना, उसके सामने लिखो, इसके सामने लिखो। अब इसमें सुनो, हम एक चीज है, ओहो एक बात और सुनो, सुनो, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ है, होता क्या है, पेन देना, पेन। जब बच्चा लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट को लेके चढ़ता है, लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट को लेके चढ़ता है, तो सैटेलाइट ऑल्सो लॉन्च इन द रिस्पेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। आपको पता है अर्थ किस डायरेक्शन में चलता है, वेस्ट टू ईस्ट, और ये भी किधर की तरफ है, ईस्टर्न कोस्ट की तरफ। तो अब जब सैटेलाइट ऊपर उठता है तो थोड़ा सा टर्न मारता है, और टर्न किधर मारता है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। तो अर्थ का जो रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट ना, और सैटेलाइट का टर्न वाला, ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करता है, और सैटेलाइट आसानी से उड़ जाता है। नहीं समझे? यानी अगर मैं बोलूं अर्थ रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट साइड हेल्प इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ सैटेलाइट्स, है ना, यानी जो पृथ्वी का घूर्णन रोटेशन है ना, है वेस्ट टू ईस्ट वाला, ये सैटेलाइट को उड़ने में मदद करता है। अच्छा एक बात बताओ, अर्थ ऐसे चल रहा है, नेचुरल है, अर्थ ऐसे घूमता अपने आप, आपको पता ना हमारे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के, कौन, यूरेनस और वीनस, 2 को छोड़कर, तो हमारा तो ऐसे चल रहा है। अब बताओ अर्थ ऐसे चले, सैटेलाइट ऐसे ले जाओ, तो भैया सैटेलाइट ऐसे चलेगा तो हवा सब कुछ उल्टे डायरेक्शन में चले, सैटेलाइट ऐसे जा रही है, बढ़िया फ्रिक्शन होगा, आग लग जाएगा, फट जाएगा सैटेलाइट, रिस्क क्यों ले। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करो, तो छत पे खड़े हो जाओ, बैडमिंटन लेके, शटलकॉक लेके, हवा उधर से आ रही है, इधर से शॉट लगा के देखो, हवा उधर से आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में शॉट लगा के देखो, जाइबे नहीं करेगा। अपोजिट डायरेक्शन में आप शॉट लगा रहे हो, हवा उल्टे डायरेक्शन से आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, उधर चले जाओ उस साइड,
हवा उधर से आ रही, उधर से शॉट लगा रहे हो तो शटल आसानी से आएगा कि नहीं आएगा? यही चीज तो मैं समझा रहा हूं, ऐसा ही कुछ, ठीक है ना? तो उसी के आगे लिख लो अर्थ रोटेशन, अर्थ रोटेशन, आ गए सब, आ गए सब, है ना? खून खौलाने मेरा। लिखो अर्थ रोटेशन, ब्रैकेट में लिखो वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ रोटेशन वेस्ट। तुम लोग जाके डांट के आए थे क्या कि भैया बजाओ, घर के अंदर आ जाओ, अपने कोचिंग के अंदर बजाओ, बाहर से दरवाजा बंद कर दो, क्योंकि हम लोग को भी गणपति अपने घर रखना है, लेकिन सिलेक्शन के बाद वाला मजेदार गणपति होगा, पैसा ज्यादा रहेगा, बड़ा लगाएंगे, है क्या नहीं? तब अर्थ रोटेशन ब्रैकेट वेस्ट टू ईस्ट, है ना? हेल्प टू अ सैटेलाइट, हेल्प टू अ सैटेलाइट इन इट्स अपलिफ्टमेंट, है ना? इन इट्स अपलिफ्टमेंट। तो अर्थ का रोटेशन ब्रैकेट में वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में सैटेलाइट को उठने में मदद करता है, और सैटेलाइट भी हम किस डायरेक्शन में भेजते हैं? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। तो इतना इंटरेस्टिंग है, अर्थ ऐसे चल रहा है, सैटेलाइट ऐसे चल रहा है, तो ये दोनों ऐसे ही चल रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा ऊपर से घुमाना, जमीनों पे बिल्डिंग बिल्डिंग घर भर भरा हो जाएगा, सब टूट टाट के गिर पड़ेगा। यही मत जमीन पे रिंग पे करो, रुक जाओ, अभी थोड़ा ऊपर उठ के टर्न मारता है, समझा रही कि नहीं? ये सब थोड़ा, ये सब कोई बताने वाली, तो ऐसे ही तो आप समझ रहे थे, आप लोगों को इतना तो ज्ञान है ही है। चलिएगा, वो हम कभी कभी सोच रहे थे आप लोग कुछ नहीं आता है, हमारी गलतफहमी। चलिए सुनो, कभी कभी हम सही भी रहते हैं, आपको सॉरी ज्यादातर हम सही भी रहते हैं, कुछ नहीं आता आप लोगों को। हो गया ये? अरे सुनो, कुछ लोग ये कहते हैं कि ईस्टर्न डायरेक्शन में ना समुंदर है, ओशन है, तो कल को कोई कैजुअलिटी होती है ना तो कुछ नहीं होगी, जानमाल का नुकसान नहीं होगा ना, समुद्र में गिरेगा। अब भाई इधर इधर की तरफ गया तो इधर तो इंसान है ना, घर है ना, बिल्डिंग है ना, मॉन्यूमेंट है ना, तो इट इज सेफ फॉर पीपल्स एंड प्रॉपर्टीज। ये लिखना नहीं, ये फालतू चीज है, मैं बोल रहा हूं बस। कुछ लोग बोलते हैं तो हमने बोल दिया, ये लिखने वाला स्टेटमेंट होता तो मैं अपनी किताब में कब का लिख दिया होता। मैं अपनी किताब में भी नहीं लिख रहा हूं, हमको नहीं पता है क्या, नहीं लिखेंगे और आगे भी नहीं लिखेंगे, पहले बता रहे हैं बस। जो क्लास में बता देते, कुछ लोग बोले, तुम कहोगे रवि सर एक चीज हमको नहीं पता है, हमको बहुत इंटेलिजेंट चीज कोई आदमी बता रहा था। सुनो, फ्रॉड है ये, फालतू चीज है ये, जान माल का, ये कोई लॉजिक है? चलेगा। सुनो, हम लोग का भी जो लॉन्चिंग स्टेशन है ना, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ईस्टर्न कोस्ट में लगाए हैं। देखो लॉजिक है, इसी को कहते हैं बच्चा विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी। अब जाके आपका ऑर्बिट, लॉन्चिंग स्टेशन, ये सारे कंसेप्ट खत्म हुए। अब हम आपको लिए चलते हैं चैप्टर नंबर 6 के टॉपिक नंबर 6.2 पर, ठीक है? हाँ, अपना अपना बुक पकड़ लीजिए, अपना अपना बुक आप लोग खोल लीजिए, ऑनलाइन बच्चों अपना उठा लीजिए, है ना? सॉरी, हाँ देख लो भाई, हम यही रख देते हैं, अपना बाद में ले जाइएगा आप लोग, ठीक है? चलो, सब यहीं किनारे रखा हुआ है, सब रख दिए, है ना? सब रख दिए, चलो भाई, सारा रख दिए, सारा अपना अपना उठा लीजिएगा बाद में। चलो, अब आराम से हम इत्मीनान से पढ़ाते हैं। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया बहुत बढ़िया से पढ़ाया, ठीक है? आराम से इसको सुनिए। चैप्टर नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं, और पहले हम लोग कुछ रीजनल सेंटर वेंटर की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन वगैरह के बारे में। इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, ये सब जरा पढ़ लेते हैं। और हेडिंग में डाल देता हूं इंस्टीट्यूशनल सेटअप। आप टाइम मत बर्बाद कीजिएगा, आप चुपचाप मुझे सुनकर अपनी किताब को टिक कीजिएगा। कोई भी ऑनलाइन या बच्चे जो सुन रहे हो या मुझे फेस टू फेस में, सब लोग सिर्फ किताब पढ़ते रहिएगा, टिक मारते रहिएगा, ठीक है? देखो, कहानी शुरू होती है स्पेस रिसर्च की 1962 से। 1962 में हमारे देश में एक प्रधानमंत्री होते हैं, उनका नाम होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो डॉक्टर विक्रम साराभाई को बुलाते हैं और अपने दिल की बात करते हैं। दिल की बात यही होती है, साराभाई साहब सुनो, अब हमारे देश की जो अनस्टेबिलिटी थी थोड़ी ठीक हुई है, अब थोड़ा स्टेबल हुए हैं हम लोग, बंटवारा हो गया, स्टेट स्टेट का पंगा था वो सब खत्म, अब देश को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है?
और देश अब स्पेस रिसर्च में भी कुछ करेगा। विक्रम साराभाई तैयार, और वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कभी कुछ किए नहीं, उन्होंने कुछ किया, ठीक है। और हम लोगों ने, देश ने स्पेस रिसर्च में जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं, इन्होंने कुछ किया, ठीक है। और विक्रम साराभाई के हेडशिप में एक कमेटी बनाते हैं जिसका नाम है इंकोस्पार। इंकोस्पार। अब भाई ये इंकोस्पार क्या है? ये कमेटी का नाम है आई फॉर इंडियन, एन फॉर नेशनल, CO फॉर कमेटी, P फॉर स्पेस, R फॉर रिसर्च। इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च करके एक कमेटी बनाई गई। और ये जो कमेटी बनाई गई, इसके जो हेड थे वो कौन थे? विक्रम साराभाई। भाई कमाल के वैज्ञानिक हमारे देश को मिले थे। इन लोगों की कहानियां सुनानी चाहिए नए बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। तो विक्रम साराभाई, अब ठीक है, अपना हुआ कमेटी बना, क्या हुआ, काम धाम हुआ, अच्छा। अब इस कमेटी का आया एक रिकमेंडेशंस। इस कमेटी का क्या आया? रिकमेंडेशंस। अब इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर 15 अगस्त 1969 को, कब? 15 अगस्त 1969। देखना ये आपकी बुक में शायद डेट ना हो, ठीक है। 15 अगस्त, हम खुद ही बोले ना हो, है ना, शायद ना हो, उसकी मैं गारंटी देता हूं, शायद ना हो। 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। क्या होता है? 15 अगस्त 1969 को इसरो लाया जाता है। कितना खूबसूरत दिन है जब इसरो पैदा होता है, इसरो बॉर्न। और ये इंडिया का मेन लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनता है स्पेस रिसर्च के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब 1972 में क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाती है स्पेस रिसर्च के लिए, जिसका नाम होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और मैं कह सकता हूं कि इसरो आज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ही काम कर रहा है। इसरो आज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ही काम कर रहा है, ठीक है। तो इसरो आज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ही काम कर रहा है। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के ऊपर कौन? सीधा PMO ऑफिस मान लो, प्रधानमंत्री निवास, प्रधानमंत्री ऑफिस, है ना, निवास नहीं, सॉरी, ऑफिस, है ना। अब इसी पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसरो के आने के बाद हेडक्वार्टर सबको पता है, बेंगलुरु। अब इंडिया में स्पेस रिसर्च की शुरुआत होगी। इंडिया में क्या होगा? स्पेस रिसर्च की शुरुआत होगी। क्या होगा? देखो, इंडिया में स्पेस रिसर्च की शुरुआत होगी। अब इसरो के बहुत सारे रीजनल सेंटर बने। इसरो के काम करने के लिए इसरो के बहुत सारे रीजनल सेंटर बने। अब इसरो के रीजनल सेंटर कौन कौन से हैं, उस पर बात करते हैं। सो रीजनल सेंटर ऑफ इसरो, अब बना इसरो का रीजनल सेंटर। क्या है भाई इसरो का रीजनल सेंटर? सुनो, पहला जिसका नाम है आईसैक। पहला नाम है आईसैक, पूरा नाम है इसरो सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर, बेंगलुरु में ही है। जानते हो ये इतना इंपॉर्टेंट है, यही वो जगह है जो हमारे देश के सैटेलाइट्स बनते हैं। तो सर आप ये कह रहे हो हमारा इनसैट, हमारा रिमोट सेंसिंग, हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन, हमारा चंद्रयान, हाँ भाई हाँ, ये सब कुछ यही बनता है। हाँ भाई हाँ। अच्छा, इसके बाद दूसरा आता है VSSC। VSSC का पूरा नाम है बच्चा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये आता है तिरुवनंतपुरम, केरला। और ये हमारा है लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट सेंटर ऑफ इंडिया। वही लॉन्च व्हीकल जिसकी मदद से सैटेलाइट जो है वो अपने ऑर्बिट में भेजे जाते हैं। सो लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट सेंटर ऑफ इंडिया, ये हो गया आपका ये। और आगे सुनो, अगला है सतीश धवन स्पेस सेंटर।
किताब खोले रखिए हर कोई। इसका पूरा नाम क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। कहां पे है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। भाई ये हमारा लॉन्चिंग सेंटर है। भारत के सैटेलाइट यहीं से भेजे जाते हैं। ये हमारा लॉन्चिंग सेंटर है। जानते हो इसको पहले शार के नाम से जानते थे। इसका पुराना नाम है शार। शार का मतलब होता है बच्चा श्रीहरिकोटा रेंज। अगर कोई किताब पुरानी पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ेगा, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। और वैसे भी इस बार मैंने अपने सारे बच्चों को बोला है, आपके पास पहली एडिशन से लेकर छठी एडिशन तक कोई भी किताब हो, आप सबको 7वां एडिशन पढ़ना है। क्यों? मैंने पूरी दिन रात करके इसमें इंफोग्राफिक्स बनाया, फोटोग्राफ्स, इमेजेस, है ना, और इसको मतलब अट्रैक्टिव बनाया है, मतलब फील वाला बनाया है। फील जैसे आप मेरी क्लास में झूम जाते हैं, वाओ अंतरिक्ष में है हम, लिटरली। इसको पढ़ने के बाद आप खो जाएंगे, आपको लगेगा सच में आप अंतरिक्ष में ही हैं। आप लोग का तो ब्लैक एंड व्हाइट है, हमारा तो मतलब आपको बताऊं मैं, मतलब रहा नहीं जा रहा है, कुछ बोलने का मन कर रहा है। जब ये किताब प्रिंट होके आई तो रात भर हमको नींद नहीं आई। हाँ, तुम लोग को पता चल गया, पॉपुलर हो गया ये बात तो। अच्छा, कहीं किसी वीडियो सुने होगे तुम लोग मेरा, है ना, क्लास में। ओ अच्छा अच्छा। तो जब ये सब हम देखें ना, मतलब ये ऐसे 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 ऐसे, तो हम मतलब सही बता रहे, तब दिल किया एकदम गले लगा के, मतलब पहले तो रोए, खुशी वाला, ठीक है, होता ना जब मेहनत करता है। तुम लोग भी बच्चा जो रिजल्ट आए, जानते हैं एक बच्चा था हमारा सिद्धार्थ जैन, तुम्हारे स्टेट में है, 15वां रैंक, सिद्धार्थ जैन, इंदौर में ही है। ओह अच्छा, तो 15वीं रैंक थी उसकी। जब उसका हुआ 2015 वैसे 3 वाला ही है, ठीक है, तो हुआ तो फोन आया उसका, वो IIT रुड़की का प्रोडक्ट है वो, ठीक है। अब मैं IIT दिल्ली में था और मेरी वो कोचिंग करता था, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, कोई और कोचिंग था वो, क्योंकि मैं अभी किसी और जगह हूँ और करीब करीब मैं सबके यहाँ ही रहता हूँ, ऐसे जान लो, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कोई या तो पढ़ाता ही नहीं, या तो फिर करंट अफेयर से है। जो लोग चाहते हैं नहीं कोई पढ़ावे तो आ जाते हैं। वो रुड़की से आता था, हर सैटरडे संडे को क्लास कर रहे, वीकेंड मैच पढ़ता था, और उसका घर एक्चुअली फरीदाबाद है, मम्मी पापा से सब वहीं रहते हैं, ठीक है। बुलाया था अपनी शादी वादी में, हम जा नहीं पाया उसके, है ना, बड़ा प्यारा सोचता है, बच्चा उच्चा भी है, ठीक है। उसका बच्चा तुमको मैसेज देगा, सर, है ना, अब हम 3 लोग हो गए सर, है ना, तो हम कहाँ चले गए, ओहो, सुना सुना सुना। तो ऐसा हुआ उसके साथ भी, वो मतलब फोन कर रहा है और ये आंसू वो आंसू, ये आंसू वो आंसू। हम कहे भाई 15वीं रैंक हो, 13वीं रैंक है शायद, 13वीं वो था, और पुलकित गर्ग उस समय 21वां रैंक था। मेरे अपने बच्चे जो क्लास के सीधा सीधा पढ़ाए वही टीना वाला जो बैच है, उसी में पुलकित जो था आई थिंक 21वां था या 27वां था, और ये जो था 13वां था या 15वां था, मतलब 2-2 डिजिट वाले रैंक थे। रो रहा है, हम कहे क्या हुआ भाई? कह रहा है सर आप विश्वास नहीं करोगे, हमें इस समय ऐसा लग रहा है कि अगर जन्नत भी होता होगा ना, और लोग कहते होंगे बड़ा खूबसूरत होता है, मैं उससे खूबसूरत मोमेंट को ये जी रहा हूं, मुझे लगता है इससे खूबसूरत जन्नत भी नहीं हो सकता। मैं आपको सपने दिखा रहा हूं, रिजल्ट निकलने के बाद आपको भी ऐसा ही लगेगा। जब आप मेहनत करते हो ना, और जब उसका रिजल्ट आता है, ओफ, ये मैं ही समझ रहा हूं क्योंकि मेरा आया है, और आप भी समझेंगे, भगवान करे आप सबकी किस्मत में आए। उस दिन आप भी हमको फोन करके बताएगा, सर सच में सर, मतलब कितना आप डांटे, आज सब अच्छा लग रहा है सर। उस समय बुरा लगता था, है कि नहीं? उसे लगेगा लगेगा। चलो थोड़ा इमोशनल टीचर हूँ यार, हो जाता हूँ कभी कभी, चलो पढ़ाई करो, है ना। इनडायरेक्टली हम तुमको मोटिवेट भी कर रहे थे, ठीक है। तुम्हारे स्टेट में हम झूठ नहीं बोले, जाकर पूछा ना, रवि सर बोल रहे थे क्लास में, कोई जानता हो तो बोले और रवि सर वो तो आज भी तारीफ करते हैं। हम तो सब अपने सारे बच्चे की तारीफ करते हैं, क्यों ना करें हम। तुम भले हमको कहते हो अंत में हम तो कोचिंग ही नहीं की, हमको फर्क नहीं पड़ता, बोल लो झूठ, तुम पापी, हम क्यों ऊपर जाके कराहे में जलें, तुमको जलाया जाएगा, झूठ बोले हो। हमारी दादी बोलती थी कि देखो ऐसा है कि झूठ ना बोलना, उल्टा सीधा काम ना करना। डर आके तो ऊपर चली गई, कहीं की जब आओगे ऊपर जाओगे तो यमराज तुमको कराहे में तीर खौलाएगा और उसी में डाल देगा। हाँ, ऐसे डरा गए तो चली गई, हमको तो डरा गई बुरी तरह से।
तो हम गलत नहीं करते भाई, जैसे हम कुछ सोचते हैं उल्टा सीधा अगर कर रहे हैं हम जाके बोल देते हैं हम गलत किए हैं, माफ कर देना यार, है ना। क्लास में भी हम गलत नहीं करते, हमसे होता ही नहीं है, उल्टा सीधा पढ़ा दो ना आदत कहते रुक जाओ हम एक बार देख के आएंगे, है ना। वो दादी डरा गई इसलिए, नहीं तो और कोई रीजन नहीं है, तो देख कर है ना। अच्छा तुम लोग की दादी यही बताई है क्या, करा और तेल वाला? हाँ तो भारत की सारी दादियां एक ही नेचर की होंगी ना। चलिएगा अब चलो पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा फील करने लगे थे, ओफो आई सतीश धवन स्टेट, चलो इधर आओ। तो बच्चा आइसैक हो गया, विक्रम साराभाई हो गया, सतीश धवन हो गया, ठीक है। यहीं पर अगला बात करते हैं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद, ये है अहमदाबाद। देखो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का जो काम है ना, ये डिफरेंट तरह के भारत में जैसे प्रोजेक्ट है, रिसर्च है ना, इन सब चीज़ों में मतलब इन्वॉल्व रहता है। अब भाई सही बात है, रिसर्च और डेवलपमेंट जब होते रहेंगे तभी तो जाके हम लोग भविष्य में और बड़े बड़े काम करेंगे। और बताऊं, जब 22 अक्टूबर 2008 को, सुना होगा भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन, जब भारत ने भेजा था चंद्रयान 1, 22 अक्टूबर 2000, पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, सब आएगा धीरे धीरे। तो उस समय उसके जो सिग्नल्स आते थे ना, सारे इसी सेंटर पर आते थे, और इसी सेंटर पर उस सिग्नल्स की स्टडी करके बताया जाता था कि चंद्रमा के सरफेस पे, मून के सरफेस पे क्या क्या चीजें मिली। जो दूर से फोटो ले रहा था वो उतरा नहीं था, आपको बताऊंगा, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 ऑर्बिटर था वो, आगे बताऊंगा, ठीक है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। अगला है बच्चों जिसका नाम है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये तुम्हारा है हैदराबाद और ये पड़ता है तेलंगाना में। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर को आप लोग नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी भी कह सकते हो, है ना, इसको आप लोग एजेंसी भी कह सकते हो। ये आता है तेलंगाना, ठीक है, हैदराबाद। और ये वो सेंटर है जहां पे सारे के सारे जो हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं ना, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, उनका कोऑर्डिनेशन सेंटर है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सेंटर, रिमोट सेंसिंग सेंटर या एजेंसी, सारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का कोऑर्डिनेशन सेंटर, मतलब यहीं से पूरी इंडिया के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। एमसीएफ करके एक नाम लिखा होगा, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। इसके 2 सेंटर होंगे बच्चों, इसके 2 सेंटर होंगे। हाँ, एक क्या है, ठीक है, एक है हसन, एक है भोपाल। भोपाल जो है वो सेंट्रल इंडिया में पड़ जाता है, सेंट्रल इंडिया में आ जाता है भोपाल। और हसन कवर करता है पूरा साउथ इंडिया के सैटेलाइट्स को। किस सैटेलाइट को? इनसेट सीरीज। जो हमारे इनसेट और जीसैट सीरीज के सैटेलाइट है ना, इनका कोऑर्डिनेशन रेगुलेशन सेंटर मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है। नॉर्थ इंडिया के सारे सैटेलाइट को जनरली या सेंटर इंडिया तक भोपाल मैनेज करता है, और उसके नीचे वाला जो एरिया है ना पूरा साउथ वाला, वो हसन मैनेज करता है, जो कि कर्नाटका में है, ठीक है, एमसीएफ। और आगे देखो, एक और बता देता हूं लास्ट, दैट इज एलपीएससी। एलपीएससी का पूरा नाम है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। क्या नाम है? लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। इसके दो सेंटर भी इसके भी हैं, महेंद्रगिरी, बेंगलुरु, कई जगह है इसके सेंटर्स है ना। महेंद्रगिरी तमिलनाडु, बेंगलुरु, मतलब 2-3 सेंटर है इसके एलपीएससी के भी। एलपीएससी का महत्व क्या है? देखो ऐसा है, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, जो प्रोपेलेंट बनते हैं ना भारत के, प्रोपेलेंट जिनको हम फ्यूल वगैरह कहते हैं, जिनको हम लॉन्च व्हीकल्स में लगाते हैं। लॉन्च व्हीकल्स में पेट्रोल डीजल नहीं होते, लॉन्च व्हीकल में अलग ही तरह के नेचर होते हैं, जिनको हम फ्यूल लगा के प्रोपेलेंट कहते हैं। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। ये प्रोपेलेंट जो बनता है, लिक्विड प्रोपेलेंट वगैरह, वो हमारे देश का यही बनता है, प्रोपेलेंट डेवलपमेंट सेंटर। और एक बात और कह सकता हूं कि जो भारत का क्रायोजेनिक इंजन है ना बच्चों, क्रायोजेनिक इंजन, वो भारत का क्रायोजेनिक इंजन भी यहीं बनता है। सो जो इंडिया का क्रायोजेनिक इंजन है वो भी यहीं बनता है। सो भारत का क्रायोजेनिक इंजन भी यहीं बनता है। ओके, भारत का क्रायोजेनिक इंजन भी यहीं बनता है। ये हुए हमारे रीजनल सेंटर ऑफ इसरो। रुको, अभी यहां पर एक चीज और बताना है, जो पिछले कई ईयर से मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, और 4 साल से तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, 4-5 साल से, 5 साल से। उसका नाम है NSIL। पर उसके पहले मैं थोड़ा सा इसरो के जो रीजनल सेंटर पड़े हो ना, इसरो के कुछ कॉमर्शियल विंग्स भी बढ़ाना चाहता हूं।
अब जैसे इसरो के रीजनल सेंटर जहाँ डिफरेंट तरह की चीजें बनती हैं, जहाँ डिफरेंट तरह के काम होते हैं, ये चीज समझ में आ गया? ठीक, सबका हेडक्वार्टर इसरो बैंगलोर, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग बात करते हैं कॉमर्शियल विंग ऑफ इसरो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉमर्शियल विंग ऑफ इसरो बात करनी चाहिए, कॉमर्शियल विंग ऑफ इसरो। कॉमर्शियल विंग ऑफ इसरो, इसरो के दो कॉमर्शियल विंग है, एक इसरो के दो कॉमर्शियल विंग है, एक जिसका नाम है एंट्रिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, या एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड एलटीडी। वैसे ज्यादा पॉपुलर ये एंट्रिक्स के नाम से, वो तो मैंने पूरी कंपनी ही बना दी, एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये पहला हो गया एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड। फिलहाल ये 1992 में आया था, ठीक है, ये 1992 में आया था एक प्राइवेट कंपनी के रूप में, एक प्राइवेट कंपनी के रूप में लाया गया था शुरुआत में 1992 में। बाद में इसको भारत सरकार ने अपने अंदर ले लिया और 2008 में इसको मिनी रत्ना स्टेटस का एक कंपनी बना लिया। तो ये भारत की एक कंपनी हो गई, मिनी रत्ना स्टेटस की कंपनी हो गई 2008। तो एक मिनी रत्ना कंपनी के फॉर्म में काम करता है, ठीक है। क्या है इसका इंपॉर्टेंस बताता हूं, पहले एक और बोलने दो मुझे, फिर दोनों को साथ में कंपैरिजन भी करना है। तो पहले नाम भी तो बताने दो, NSIL। अगला है जिसका नाम है NSIL। NSIL का पूरा नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। यह बच्चा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL का पूरा नाम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। क्या है भाई? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। देखो ये लाया जाता है 2019 में, यानी 2019 में, 2019, हाँ ठीक है। अब जरा कंसेप्ट समझो। देखो जब इंडिया जब पहले किसी दूसरे कंट्री की हेल्प लेता था, तो मैंने अभी हिंट किया, देखो फोकट में कोई नहीं भेजा भारत का, कुछ पैसे तो लिए ही हैं। एक आध बार हो गया, चलो रशिया ने फ्री कर दिया, फिर कहते बाहर में क्यों करेगा भाई, उसको भी तो अपना लॉन्च पैकेट बनाने में पैसा लगता है भेजने में, फोकट में कोई क्यों भेजेगा, ठीक है। तो जनरली एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं स्पेस कॉमर्स। इसमें कोई देश जो होता है वो पैसा कमाता है। एक बार बच्चे ने पूछा, सर चंद्रयान 1 भेज रहे हो, चंद्रयान 2 भेज रहे हो, मंगलयान भेज रहे हो, आगे आदित्य भेज चुके हो सर, फिर उसके बाद सर अभी इंडिया के अपने स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहे हो। सर ये बताओ इतना पैसा क्यों फूक रहे हो? सर गरीबों की मदद कर दो, भारत में बहुत गरीबी है, गरीबों की मदद कर दो। मैंने कहा देखो ऐसा नहीं है भाई, ऐसा है जैसे पृथ्वी बना है ऐसे ही बाकी भी प्लैनेट्स और सेलेस्टिकल बॉडीज बने हैं ना। अगर पृथ्वी पे रिसोर्सेज और संसाधन है तो ऐसे ही रिसोर्सेज संसाधन और भी प्लैनेट्स और भी जगहों पे है ना। कल को जाएंगे, लेके आएंगे, यूज करेंगे। ऐसे ऐसे एस्टेरॉइड्स के बारे में बताया जा रहा है जहां पर इतने रिसोर्सेज है आप सोच नहीं सकते, सोना सोना भरा हुआ है। लोग कह रहे हैं चंदा मामा के फार साइड में, चंदा मामा के फार साइड मतलब जो हमारे अर्थ से नहीं दिखता, बताऊंगा क्यों नहीं दिखता है, टाइडल लॉकिंग वॉकिंग बहुत बड़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट भी आ गया है। रुको, फार साइड वाला जो पार्ट है चंदा मामा का, उसमें ऐसे ऐसे रिसोर्सेज हैं कि मतलब आप सोच नहीं सकते, इतना ही। तो सर फिर तो चंदा मामा पे चलते हैं, मार्स पे चलते हैं, रिसोर्सेज लेके आते हैं, मानव का कल्याण करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं मून के फार साइड में हीलियम आइसोटोप है और हीलियम 3 आइसोटोप है। 1 किलो ले आए तो 1000 साल तक बिजली बना लोगे। बताओ चलें ना चलें? जितना रिसर्च करोगे
उतना बेनिफिट पाओगे ना। नासा पागल है क्या, पैसे पे पैसा लगा रहा है, नए नए मिशन भेज रहा है। इसको पता है एक समय अर्थ के रिसोर्सेज खत्म होंगे और हम दुनिया पे राज करेंगे। जुपिटर जाएगा तो ये करेगा, तो सैटर्न जाएगा तो टाइटन बनाएगा, तो ये करेगा, तो उसके बाद फिर प्लूटो भी नहीं छोड़ेगा, जहां पे कुछ नहीं, वो भी वो स्टडी कर डालेगा। कर क्या रहा है नासा, पागल है क्या? सुनो, तुम भी जल्दी जल्दी कर डालो। नहीं समझ में आया? हाँ, हर चीज पैसा नहीं होता है, दूरदर्शी भी होता है। तो भारत भी यहां पर दूरदर्शिता की तरफ जा रहा है, देख रहा है भविष्य क्या है। नहीं तो सोचो, वो रिसोर्सेज लेगा, आएगा, तुम लोग को छोटा सा रिसोर्स जो 100 रुपए मिलता है, कई लाख रुपए देगा, मोनोपोली रहेगी उसकी। करोगे तो करोगे क्या? और सुनो, जब भारत इन्हें बड़े बड़े मिशन भेज रहा है, इससे भारत को फायदा भी हो रहा है। अब दुनिया के और कंट्री देख रहे हैं, सिंगापुर देख रहा है भारत को, मलेशिया देख रहा है भारत को। सुनो, हम पहले ना यही अपना सैटेलाइट जो था वो नासा से भिजवाते थे, रशिया से भिजवाते थे, यूरोप से भिजवाते थे। अब उनको लग रहा है भारत भी एक मार्केट है, हम भारत से भिजवा लेंगे। तो इससे भारत का क्या फायदा हुआ? पैसा। अब भारत का पैसा वाला डील कौन करेगा? इसरो का एंट्रिक्स और NSIL। अब पकड़ा पहुंचा दिया मैंने आपको। अब समझे एंट्रिक्स और NSIL का इंपॉर्टेंस। ये कमर्शियल विंग है भारत के, ये तो बाद में आया, ये तो पहले आ गया। इसके ऊपर वर्कलोड बढ़ने लगा। इधर जितना भारत सक्सेस हुआ इतना इसको असाइनमेंट मिलने लगा। यहां तक कि अमेरिका के 96 छोटे छोटे नैनो सैटेलाइट भी इसने भेजा। उस समय NSIL नहीं था, एंट्रिक्स में डील हुई थी। भारत खूब पैसे कमा रहा है अब तो। यानी पैसा कमाना मत बोलना, स्पेस कॉमर्स बढ़ रहा है ऐसे बोलना। पैसा कमाना लगेगा चीप है आदमी, पैसा पैसा पैसा, सम्मान बोलो ना। स्पेस कॉमर्स बढ़ा तो ये चीजें कहीं ना कहीं अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया। ठीक, अब सुनो, अब सर NSIL की क्या जरूरत है जब एंट्रिक्स था तो? अरे भाई, वर्कलोड बढ़ा नहीं, वर्कलोड खूब बढ़ा। और वर्कलोड खूब भी नहीं बढ़ा, उससे भी ज्यादा बढ़ा। कितना लोड बढ़ा अब ये मैनेज नहीं कर पाया। तो सरकार ने कहा सुनो, एक बॉडी और बनाते हैं, सपोर्टिंग विंग्स, वो भी स्पेस कॉमर्स विंग ही रहेगा। उसका नाम NSIL रखा 2019 में। तो सर अब कौन डील, कौन सा, किस तरह का कौन डील कर रहा है? सिंपल तरीके से बताऊं तो ज्यादा पैसा वाला डील ये कर रहा है, कम पैसा वाला डील ये कर रहा है। ये सबसे अच्छा तरीका है, सबसे सिंपल तरीके से समझने वाला। अब इसको बताऊं, इंटरनेशनल भी करेगा, फिर डोमेस्टिक ये करेगा, लेकिन अगर पैसा इसका ज्यादा हो गया तो वो जाएगा उधर, अल्टीमेटली घुमा फिरा के सारी कहानी पैसे पे टिक जाएगी। तो हम क्यों ना पैसे पे ही बता दें, इससे जल्दी तुम समझ जाओगे। ठीक है ना? तो बड़ा पैसा वाला डील कौन और छोटा पैसा वाला डील कौन? ये सबसे डील दोनों करेंगे भारत सरकार की तरफ से। ये समझो, ये बॉडी है, कंपनी है जो सारे डील कर रही है। समझा ले गया हूं मैं। अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। अरे ना लो, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। थोड़ा शुरुआत में डिस्टरबेंस था, बाद में चीजें बहुत स्मूथ हो गई, है ना? तो थोड़ा शुरुआत का जो गुस्सा था बाद में सब सही हो गया, है ना? चलिए, अच्छा है, जरूरी है। अब ये बताओ कुल कितनी तरह के सैटेलाइट। अब हम चैप्टर नंबर 7 पे हैं, हम आपको साफ साफ बता रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 चल रहा है। 7 नंबर चैप्टर पे आपको 3 चीजें मिलेंगी। सैटेलाइट्स के बारे में पता चलेगा, लॉन्च व्हीकल्स के बारे में पता चलेगा, और जेट इंजन टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा, जिसको मैं बार बार गेस कर रहा हूं आपके पेपर में आएगा जरूर। टर्बोजेट, रैम जेट और स्क्रैम जेट, वो भी आगे बताऊंगा, रुको अभी। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स में बोलूं, देखो 5 तरह के सैटेलाइट्स हैं। आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, इधर लिस्ट ऑफ सैटेलाइट्स लिखे थे, उसमें कितने मैंने लिखे थे? 5। एक बार जरा नाम बोल दो, स्टार्ट। पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, बहुत बढ़िया, पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। दूसरा यूनिवर्सिटी सैटेलाइट, बहुत बढ़िया, यूनिवर्सिटी सैटेलाइट। तीसरा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, बहुत बढ़िया, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। चौथा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट,
शॉर्ट में ईओएस, ईओएस लिखा जा रहा है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। और पांचवा इनसैट ऑब्लिक जीसैट, यानी इंडियन सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो बच्चों ये 5 सैटेलाइट्स हैं जो सुन लो, और 3 लास्ट वाले ठीक से जान लो जो पेपर गए हैं। एक और बताना जरूरी है क्योंकि वो हमारा भारत का पहला रहा है। तो भारत का पहला जो रहा है वो आप समझ सकते हैं, यहां पे आपके सामने है। कौन है? एक्सपेरिमेंटल। तो कौन है भाई? एक्सपेरिमेंटल। अब सुनो एक्सपेरिमेंटल में क्या है। देखो ऐसा है, भारत का जो पहला सैटेलाइट भारत ने भेजा ना, सॉरी भारत ने नहीं भेजा, भारत का जो भेजा गया, और भारत का जो पहला था उसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो था वो एक्चुअल में एक एक्सपेरिमेंटल कैटेगरी का था। हम प्रयोग कर रहे थे, हम भेज पाते हैं, सफल हो पाते हैं इन चीजों के लिए, हम भेज पाते हैं, सफल हो पाते हैं इन चीजों के लिए। आर्यभट्ट, अच्छा आर्यभट्ट जो भेजा गया भाई, ये दिन स्वर्णिम अक्षरों में है 19 अप्रैल 1975। यहां देश अपना पहला सैटेलाइट भिजवाता है, और इसको भेजने में रशिया मदद करता है। रशिया के एक लॉन्च व्हीकल है जिसका नाम है इंटर कॉस्मॉस। इसकी मदद से, रशिया के इस सैटेलाइट, इस लॉन्च व्हीकल की मदद से, एक लॉन्च व्हीकल है, भारत का यह इतिहास रचा जाता है अपने ऑल वेदर फ्रेंड के साथ, जिसका नाम रशिया है। सो ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ इंडिया इज रशिया। इसकी मदद से यह मिशन भेजा जाता है। ओके, अब सुनो, तो एक्सपेरिमेंटल ये हो गया। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल और भी भेजे गए। आर्यभट्ट के बाद भास्करा, रोहिणी, SRO SS, बहुत सारे भेजे गए। ठीक है, पर कुछ काम के हैं नहीं। अच्छा, यूनिवर्सिटी सैटेलाइट भी बहुत सारे भेजे गए, सॉरी कुछ भेजे गए, जैसे SRM सैट है, जैसे NU सैट है, जैसे SRM सेट है, जैसे NU सेट है। अब ये क्या है SRM सेट और NU सेट? जैसे SRM यूनिवर्सिटी है चेन्नई, NU सेट है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी चेन्नई, सॉरी SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी अन्नामलाई। इनके स्टूडेंट्स से भी अपने सैटेलाइट्स बनाए, उनके रिसर्च स्कॉलर्स ने बनाए, और इनको भी हम लोगों ने भेजा है, मतलब इसरो ने भेजा है। भाई हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, और इसको यूनिवर्सिटी के नाम पे वही नाम रख दिया गया। लेकिन ये भी थे तो एक्सपेरिमेंटल ही, इसीलिए बाद में चलकर यूनिवर्सिटी सैटेलाइट की लिस्ट को एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट के अंदर डाल दिया गया। अब आप इसरो की साइट पे जाओ, कोई यूनिवर्सिटी सैटेलाइट के नाम से कोई चीज नहीं है, कोई भी यूनिवर्सिटी सैटेलाइट के नाम से कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। अब और आगे बढ़ते हैं। अगला है जिसको हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। हेडिंग डालो, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। क्वेश्चन आपके पेपर में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से 2 पूछे गए। सो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से 2 क्वेश्चन पूछे गए। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ओके, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। अब जरा समझो, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को हम लोग एक्चुअल में पोलर सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को हम लोग पोलर सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं।
को पोलर सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं। देखो जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, कोई भी सैटेलाइट है, ये कैसे काम करता है? इसके अंदर हम लोग पेलोड्स लगा के भेजते हैं। क्या लगाते हैं? पेलोड्स। पेलोड्स टेक्निकल भाषा में यूज किया जाएगा। मैं सामान्य भाषा में सेंसर कैमरा एंटीना बोल सकता हूं। अगर मैं सामान्य भाषा में सेंसर कैमरा एंटीना बोलूंगा तो फिर मैं आपको स्पेस टेक्नोलॉजी क्यों पढ़ा रहा हूं? मेरे को स्पेस टेक्नोलॉजी के टर्म यूज करने चाहिए ना। तो मैं बोलूंगा पेलोड्स यूज किए जाते हैं। और ये पेलोड्स वही सेंसर कैमरा एंटीना टाइप वाला जिसकी मदद से सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में, वो ऑर्बिट हो गया, पढ़ चुके हैं पीछे, लगाकर काम करता है। अब देखो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट किस ऑर्बिट में भेजे जाते हैं? इसलिए इनको पोलर सैटेलाइट भी कहते हैं। और पोलर में भी कौन सा बेस्ट है? पोलर सेंसिंग कॉनस। ठीक है। अच्छा, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में कौन से पेलोड है? जैसे LISS कैमरा, जैसे WFS कैमरा, जैसे पैनक्रोमैटिक कैमरा। जैसे LISS कैमरा, WFS कैमरा और पैनक्रोमैटिक कैमरा। LISS कैमरा, WFS कैमरा और पैनक्रोमैटिक कैमरा। ठीक है, पैनक्रोमैटिक कैमरा। इन सारे के सारे जो कैमरे वगैरह ना, इनके अपने अपने काम है। ठीक है। चलिए LISS कैमरा है, WFS कैमरा है, पैनक्रोमैटिक। LISS का पूरा नाम है जैसे लीनियर इमेजिनरी सेल्फ स्कैनिंग कैमरा। WFS का नाम है वाइड फील्ड सेंसर कैमरा। लीनियर इमेजिनरी सेल्फ स्कैनिंग कैमरा, वाइड फील्ड सेंसर कैमरा, पैनक्रोमैटिक कैमरा। ये अलग अलग कैमरे हैं। ठीक है। ये जो अलग अलग कैमरे हैं, ठीक है, इनको यूज किया जाता है अलग अलग काम करने के लिए। फिलहाल इन कैमरों पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, ट्रस्ट मी। ठीक है, इन कैमरों पे कभी कोई क्वेश्चन टेक्निकली कैमरा हमारा थोड़ी देगा, बस मैंने बता दिया। मान लो कुछ आई जाए फंक्शन लिखने को मेंस में, तो ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैमरास आर यूज्ड, फायर्स ऑफ पेलोड्स आर यूज्ड, तब थोड़ा दिखाने के लिए कि हम लोग रवि अग्रवाल सर के स्टूडेंट है, थोड़ा 2-3 नाम फेंक देना यार, लगेगा अच्छा, मतलब कुछ स्टैंडर्ड है सब। अरे कभी कभी दिखा कर भी नंबर दिया जाता है यार। चलो चलो, ये सब होशियारी कर लेना। अब इतना मत लिखना, इतने पे लिख देना। कौन इसका फुल फॉर्म याद रखता है भाई? पागल हो क्या? ये 2-3 नाम ऊपर ऊपर से याद रखना बस। ये हटा दो, ये सब हटाओ, ये सब कहाँ गया? रुक जाओ, हटाओ, फालतू। LISS, WFS, पैनक्रोमैटिक, कौन सा उसका सब नाम पता रहता है? चलो अब सुनो, अब ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है, तो वो इन्हीं सब पेलोड्स की मदद से काम करता है। अब इसके एप्लीकेशन पे बात हम लोग करेंगे। किस पर जाएंगे? एप्लीकेशन पर। क्वेश्चन तो एप्लीकेशंस पर पूछे गए हैं। क्वेश्चंस तो एप्लीकेशंस पर पूछे गए हैं। अब सुनो बच्चों, क्या क्या एप्लीकेशंस है समझो। सबको पता है ये सैटेलाइट अर्थ के सबसे करीब से जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? और अर्थ के सबसे करीब से जाते हैं तो बढ़िया फोटो तो ले लेंगे। तो यानी अगर आप फोटो ना लेकर, फोटो बड़ा देसी सा भाषा लगता है, मैपिंग शब्द यूज करो तो ज्यादा स्टैंडर्ड लगेगा, है ना? तो सीधी बात, इसकी मदद से हम मैपिंग कर सकते हैं। और अगर मैपिंग कर सकते हैं भाई, तो 50 काम तो आप कर सकते हैं। अगर आप मैपिंग कर सकते हैं तो आप 50 काम कर सकते हैं। अब देखो, इसको मैक्सिमम 80% से ज्यादा, 100%, 90% से ज्यादा सारा एप्लीकेशन मैपिंग से ही होने वाला है। जैसे ये किसी एरिया का डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकता है। क्या कर सकता है? डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकता है। क्या कर सकता है भाई? देखो, वहां के ड्रॉट के बारे में, वहां के फ्लड के बारे में, वहां के ड्रॉट के बारे में, वहां के फ्लड के बारे में, वहां अगर कोई स्टॉर्म वगैरह आया है, आंधी तूफान, मान लो उस एरिया में कोई सुनामी का इंपैक्ट हुआ है, सुनामी टाइप का इंपैक्ट है, कोई इस तरह की चीज है,
मान लो उस एरिया में अर्थक्वेक आया है, बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स गिर गए हैं, सारी की सारी एनालिसिस, इस तरह की कोई भी घटना मैपिंग की मदद से पता चल जाएगा और सरकार को पता चल जाएगा भैया कितने एरिया में क्या क्या डिस्ट्रक्शंस हुए हैं, किस हिसाब से कौन कौन से सेफ्टी प्लान्स करने होंगे, या अब मतलब जो भी डिजास्टर में आप समझते मैनेजमेंट है ना वो करना है। इसके अलावा मान लो किसी एरिया में हम आराम से देख सकते हैं फॉरेस्ट वगैरह के बारे में, मतलब कहने का है एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, ये सारी चीजें हम सैटेलाइट से देख लेंगे। एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन मतलब कितना जंगल बढ़ा है, कितना जंगल कटा है, कितना फिर से जंगल बनाया गया है, ये सारी चीजें फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन के नाम से। इतना ही नहीं, अगर मान लो कहीं फॉरेस्ट फायर वायर भी हो गया है, जंगल में आग लगी है, तो कितने एरिया तक हुआ है, सारी चीजें स्टडी कर लेंगे, ठीक है ना, सारी तरह। इवन यहां तक कि हम लैंड पर जाकर किसी फील्ड एरिया में जाके क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी चेक कर सकते हैं। क्या देख सकते हैं? क्रॉप प्रोडक्टिविटी देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग, क्रॉप प्रोडक्टिविटी देख सकते हैं। यहां तक अगर अटैक ऑफ लोकस्ट है, उन्हें टिड्डे विड्डे अटैक जो कर देते हैं, अटैक ऑफ लोकस्ट, ये सभी पता चल जाएगा। तो लोकस्ट वगैरह के जो अटैक हैं, टिड्डे विड्डे कितने एरिया में फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी। यहां तक कि आपको बताऊं मैं, क्लोरोफिल कंटेंट तक बता देते। देख रहे हो पत्तियों में कितना क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल कंटेंट तक बता देते हैं। सो पत्तियों में कितना क्लोरोफिल है, यहां तक स्टडी हो जाती है, तो क्लोरोफिल कंटेंट तक बता देते हैं। क्लोरोफिल कंटेंट तक बता देते हैं। ऑडिट, क्रॉप प्रोडक्टिविटी, अटैक ऑफ लोकस्ट, क्लोरोफिल कंटेंट, ये सारी चीजें भी हमें पता चल जाती। और आगे बढ़ो और आगे समझो। देखो इसकी मदद से हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में भी जान लेते हैं। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें होती हैं, वेदर होता है, वेदर फोरकास्ट कर लो, टेम्परेचर देख लो, ह्यूमिडिटी देख लो, प्रेशर देख लो, यहां तक कि पोल्यूशन देख लो, प्रेशर देख लो, पोल्यूशन देख लो, इस तरह की सारी चीजें आप कर सकते हैं। वेदर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, पोल्यूशन, इस तरह की सारी चीजें हम देख सकते हैं। आपको याद है भारत से नासा के सैटेलाइट से ही बताया कि भारत के एरिया से इंडियन कॉन्टिनेंट से सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन ज्यादा, और आज नहीं, आज से 7-8 साल पहले का न्यूज। तो बताओ, यानी सैटेलाइट्स की मदद से उस जगह के पोल्यूशंस को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और सुनो, इसके अलावा आप देखो तो हम लोग स्पाई वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद वो सैटेलाइट किसी दूसरे कंट्री के सामने से गुजर रहा होगा, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, क्योंकि दूसरे का भी तो आपके सामने से गुजर रहा होगा। ये नेचर ही ऐसा है, ऑर्बिट ही ऐसा है, स्पाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप पोलर एरिया की जानकारी ले सकते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों की, पोलर एरियाज की जानकारी ले सकते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों की जानकारी, वहाँ पे वेदर कैसा है, मेल्टिंग ऑफ आइस है कि नहीं है, कैसा है, किस हिसाब से है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कोस्टल एरियाज की जानकारी ले सकते हैं, है ना, कोस्टल एरिया की जानकारी ले सकते हैं, वहाँ के कोस्टल रीजन्स की जानकारी ले सकते हैं, कोस्टल एरियाज, इसके बारे में कर सकते हैं, कोस्टल एरियाज के बारे में। ओके, कोस्टल एरियाज के बारे में और बताता हूँ, कोस्टल एरियाज के बारे में, ठीक है, क्या क्या हो रहा है, किस तरह का। अच्छा बताओ, ये सबको पता है ना कि ये उन एरियाज पे काम नहीं करेगा जहां पर कोई एप्लीकेशन 24/7 वाला हो, जल्दी बोलो, वहां पे फेल है। जैसे टेलीविजन नो, नेविगेशन नो, सैटेलाइट इंटरनेट वगैरह नो, सब कुछ नहीं, यहां सब कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो वो आप समझते हैं 24/7 वाली जगह छोड़ के बाकी सब कर लो। क्लियर एवरीवन? समझना, रटना नहीं, समझना। अच्छा एक बात और समझो, शुरुआत के जो सैटेलाइट्स है ना, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, ओहो, जो शुरुआत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं बच्चों, उनके नाम ऐसे होते थे। कैसे होते थे? शुरुआत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के नाम ऐसे चलते थे, IRS-1 A, IRS-1 B, IRS-1 C, IRS-1 D, IRS-1 E, IRS-1 P, ऐसे नाम चलते थे। IRS का मतलब इंडियन रिमोट सेंसिंग,
मतलब एक नॉमेनक्लेचर चला शुरुआत से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए क्या नाम यूज होता था? IRS 1 A, IRS 1 B, 1 C, IRS 1 D, IRS 1 E, IRS 1 P, बस। अब नया नाम चला। अब जो नया नाम जो आपको न्यूज़पेपर में आता है, अरे सुनो तो, न्यूज़पेपर समझो ना, कार्टोसैट, ओशनसैट, रिसोर्सैट, रिसैट, ये सारे के सारे नाम आजकल भाई ये चल रहे हैं। और आजकल बच्चा इनकी सीरीज चल रही है, कार्टोसैट 2A, कार्टोसैट 2B, ओशनसैट 3, रीसैट 2, और ऐसे ही ETC है ना, ETC। आजकल ये सब, और आजकल के नाम ज्यादा आसान है, ज्यादा मजेदार है। कैसे? कार्टोसैट कार्टोलॉजी मैपिंग, ओशनसैट ओशन स्टडी डाइवर्सिटी, रिसोर्ससैट स्टडी ऑफ रिसोर्सेज। अब जैसे मान लो वाटर टेबल के बारे में बताना है, वाटर रिजर्वायर के बारे में बताना है, मिनरल्स प्रोस्पेक्टिंग करनी है, जो मैंने यहाँ नहीं छोड़ा बताया गलती से, मिनरल्स वगैरह के बारे में पता करना है ना, कौन कौन सी पृथ्वी पर कौन कौन से कहाँ कहाँ हिमालय पर क्या क्या मिनरल्स हैं, सब सैटेलाइट से देख लेंगे, ठीक है ना। और यही क्यों, किसी और जगह पे भी है ना, ये इस तरह के। तो रिसोर्स है, रिसोर्स स्टडी, रिसर्च तुम्हारा जासूसी, तो बहुत सारा काम हो सकता है। अब के नाम देखो कितने आसान है, फीचर के वाइज नाम रखे गए तो आसानी से आप समझ सकते हैं। ओके, अब के नाम फीचर वाइज होने से आसान है समझना, ठीक है। चल हाँ, नहीं सचिन तेंदुलकर अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाएगा, बॉलिंग चाहिए खाने से भी बुलाओ। सुनो, कीपिंग में नहीं करेगा, धोनी को बुलाओ। क्या नहीं समझाया? और एक बात है, जिस पर्पस के लिए जो चाहिए उस पर्पस से आएगा ना। हर काम एक ही चीज थोड़ी ना होता है, सिर्फ ये सर चाहिए, साइंस टेक चाहिए क्या? नहीं नहीं, इकोनॉमी भी लाओ, पॉलिटी भी लाओ। अब हम तो इकोनॉमियों कराएंगे, पॉलिटियों कराएंगे, नहीं भाई, जिसकी जो अपनी कैलिबर है, जिसका अपना जो बैकग्राउंड, जिसका जो स्टडी है, जिसका अनुभव है, मेहनत, तो वही बात हो गई। और वो भी जो करेगा उसके हिसाब से उसका पेलोड लगाया जाएगा। बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करके फिर काम होता है। हम साइंस हम हिस्ट्री पढ़ा पाएंगे? हम तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां का ऑर्डर तक भूल जाते हैं। हम तो वो क्या हिस्ट्री पढ़ाएंगे? हम वो कॉन्सेप्चुअल चीज है तो हम पढ़ा देंगे। इकोनॉमी आराम है, मजेदार, उस कॉन्सेप्ट है, फैक्ट नहीं है। जहां फैक्ट आया हम भाग जाते। ज्योग्राफी दे दो, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। लेकिन सुनो, हम पढ़ाना नहीं चाहते कुछ भी। साइंस टेक अब हम नहीं पढ़ाना चाहते हैं, भागे यहाँ जल्दी, छोड़े छाड़े हैं। 20 साल हो गया, और नए लोग आए, नए लोग पढ़ाएंगे। कब तक हम लोग पढ़ाएंगे? चलो नए बच्चे आएंगे, वो लोग पढ़ाएंगे। हम लोग भी तो किसी को किनारे करके आए थे, अब लोग आए, हम लोग का जगह ले, कब तक हम लोग पढ़ाएंगे भाई? चलिए, हो गया ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। चलो, हम नए बच्चों को बड़ा प्रमोट करते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। सुनो, शॉर्ट में इसको EOS कहते हैं। क्या कहते हैं? EOS। शॉर्ट में इसको कहते हैं EOS, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। सुनो बच्चों, क्या होती है पूरी कहानी जरा समझो। जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं वो बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट करते हैं। अब आप बोलोगे सर, अगर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वैसे ही काम करते हैं जैसे कि रिमोट सेंसिंग करते हैं, तो फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की क्या जरूरत है? तो सोच तो आप सही रहे हो, अगर वो काम पूरा ये भी करते, जरूरत क्यों है? जरूरत है, और इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला तो आंसर आपको मिल गया। अब दूसरा, सर कैसे और क्या इसमें अलग है जो वो नहीं भी कर पा रहा है वो भी ये कर पा रहा है? हाँ भाई, हम बताना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, जो काम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट करते हैं वो अर्थ ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, बहुत सही। लेकिन जो काम अर्थ ऑब्जर्वेशन कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं वो रिमोट सेंसिंग के बस का नहीं है। समझा ले गया होगा, ठीक है ना? यानी
मोस्ट ऑफ द फीचर ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आर सिमिलर टू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। लिखो, मोस्ट ऑफ द फीचर ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आर सिमिलर टू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। सुनो, इतना बड़ा बड़ा नाम ना लिखना, गला घोट दूंगा। आरएसएस लिखना, ईओएस लिखना, मेहनती मत बनो, आईएसओ शॉर्ट में लिखना शुरू करो। अब आईएएस पूरा ना बोला करो। अब क्या क्या लिखे हो? मोस्ट ऑफ द फीचर ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आर सिमिलर टू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, है ना। तो मतलब अधिकतर जो कैरेक्टर है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में भी होता है। बट इन सम केसेस, किंतु कुछ केसेस में, बट इन सम केसेस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इज सो एडवांस्ड, बट इन सम केसेस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इज सो एडवांस्ड। ओ, तो कुछ केसेस में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बहुत एडवांस है क्या रिमोट सेंसिंग से? हाँ, और इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं ये। अब सर ऐसा हमको प्रूफ करो, सर ऐसा क्या काम है जो ये कर देगा और अच्छे तरीके कर देगा जो रिमोट सेंसिंग। पहले से बताओ दोनों के कैसे क्या नॉर्मल काम है। सुनो, अरे यहां तुमको अर्बन प्लानिंग नहीं बोले भाई, पंचवर्षीय योजना के टाइम में सरकार ये सब अर्बन प्लानिंग वानिंग के लिए भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का डेटा लेती है। अर्बन प्लानिंग भी यहां लिख लेना, अर्बन प्लानिंग भी है ना, अर्बन प्लानिंग वाले पे लिख लेना। अब सुनो बच्चों, कहानी क्या कहता है? कहानी कहता है कि अब किस केस में, अब ये सब जो फीचर है ना, ये सब तुम्हारा अभी जंगल ये भी देखेगा, जंगल वो भी देखेगा। समझ आ गया? झील में कितना पानी है ये भी देखेगा, झील में कितना पानी वो भी देखेगा, बर्फ है कि नहीं पोलर एरियाज में है कि ये भी देखेगा। सर अंतर बताओ कहां पे ज्यादा अलग करेगा? समझिए, कॉमन 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 कॉमन। सुनो कहां अलग कर रहा है जानते हो? हाँ, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो अर्थ पे होने वाले फ्रैक्शनल चेंजेस की भी एनालिसिस कर सकता है। सर फ्रैक्शन मतलब बहुत माइन्यूट लेवल पे होने वाला, मेरा एक्सप्रेशन समझ गया होगा कितना माइन्यूट है, बहुत माइन्यूट लेवल पे होने वाले चेंजेस की भी स्टडी कर लेगा। अगर कुछ पॉइंट इंच में और मिलीमीटर में भी कुछ हो रहा है ना, उसके बारे में भी। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ सुनो तो अभी। सर ऐसा क्या इसमें लगा है? अभी रुको भाई, हड़बड़ाओ नहीं, की पेशेंस हो गए। लिखो, they can do study of fractional changes on Earth's surface. They can do study of fractional changes on Earth's surface. They can do study of fractional changes on Earth's surface. बहुत छोटे मतलब छोटे है ना, मतलब समझ गए आप लोग ना? हाँ, स्तर पर, बहुत छोटे स्तर पर होने वाले परिवर्तन को भी देख लेगा। वाह, कहीं कभी हिंदी का वर्ड में नहीं निकलता है ना। अब आप लोग भाई बाइलिंगुअल बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो दोनों बोलना पड़ता है बीच बीच में, चलिएगा। अच्छा, पहले दिन आके आप लोग डांट दिए सर अंग्रेजी नहीं सर, और शुद्ध हिंदी भी नहीं सर। ऐसे ही ठीक है सर, बाइलिंगुअल चलिए, हिंदी इंग्लिश खिचड़ी करके चलिए, है ना। बोलो हाँ तुम लोग को इंग्लिश नहीं आती है, और बोलो शुद्ध हिंदी भी नहीं आती है। हाँ तुम लोग कहीं का नहीं। सुनो हमारा, ठीक है सुनो, हमको शुद्ध हिंदी भी आती है और शुद्ध इंग्लिश भी आती है। भोजपुरी वो सब नहीं, फालतू बातें, ठीक है। वो तो जब हम गांव जाते हैं तो बोलते हैं। और सुनिए, मैं अमेरिकन इंग्लिश भी जानता हूँ और ब्रिटिश इंग्लिश भी जानता हूँ, पर मैं यहाँ नहीं बोलूंगा, लगेगा मैं यूएस का आया हूँ। जब रहा हूँ तो आगे एसेंट आ गया थोड़ा, वो आ जाता है, पर वो सब क्या करेंगे, क्या करोगे सब सुन के। चलो, वो अपने आप जब बच्चे बातचीत करते हैं, हम लोग ग्रुप में जाते हैं, कोई आ जाता है यूएस वाला, तो थोड़ा उस एसेंट में हो जाती है बातचीत, है ना। मतलब सर आप इनडायरेक्टली बता रहे हैं बहुत इंटेलिजेंट भी है क्या? ऐसा ही कुछ, रिस्पेक्ट। ओके, हो गया हंसी, हो गया इस्माइल, पूरा करो अर्थ ऑब्जर्वेशन। चलो अब अच्छा तुम लोग पूछोगे सर ये बताओ कि सर वो फ्रैक्शनल चेंजेस जो अर्थ के सरफेस पर है जरा उसको बताओ, कुछ एग्जांपल से समझाओ। देखो जो आइस है ना, समझो अभी, ठीक है, आइस है पोलर एरियाज में, बहुत बढ़िया। इतनी दूर पे आइस है, बहुत बढ़िया। इतना आइस है, बहुत बढ़िया। एक कौन बता रहे? रिमोट सेंसिंग।
ये झील में इतना पानी है, बहुत बढ़िया, ये कौन बता रहा है? रिमोट सेंसिंग। पर अगर मैं पूछूं कि आइस है, ठीक है, रिमोट सेंसिंग, झील में पानी है, ठीक, हमको ये बताओ किस रेट से पोलर एरिया के आइस का पिघलना यानी मेल्टिंग हो रहा है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहेगा आई एम सॉरी, मैं फ्रैक्शनल चेंजेस छोटे छोटे समय में क्या रेट से क्या चेंज हो रहा है मैं उसकी स्टडी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इतना बर्फ है या मैं बता दूंगा। फिर मैं कह रहा हूं ये बताओ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये बताओ जो झील है उसका पानी किस तरीके से सूख रहा है? सुनो, हम पानी बता देंगे बट रेट ऑफ ड्राइनेस ऑफ लेक नहीं बता पाएंगे। तो यहां पर कौन कहेगा हम बता देंगे? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। सुनो, अगर तुम्हारा ना जो प्लेट है, प्लेट अर्थ का, अगर ये थोड़ा घूमा और टहला ना, जो नहीं पिताजी कहते देखो झूमर हिला अर्थ का, भागो यहां से, जो तुमको पता नहीं चलता है, जो तुमको नहीं पता चलता है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन को पता चल जाएगा। तो सर ये तो बड़ा अच्छा है सर, किसी जगह पे अर्थक्वेक और जैसे भी अगर कोई डिजास्टर हो सकता है तो उसकी संभावनाएं भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बना सकता है। एग्जैक्टली अब भी नहीं समझ में आया? अब सबको समझ में आने लगा सर ये भी बहुत महान है सर। तो रिमोट सेंसिंग और अर्थ ऑब्जर्वेशन में कौन बढ़िया है? दोनों बढ़िया है अपनी अपनी जगह, जहां जैसा काम वहां वैसा यूज। अरे भाई सुई बड़ा है अच्छा है कि तलवार? जहां जैसा यूज वहां वैसा, मतलब ये काम वहां वैसा यूज। अब कपड़ा तुम तलवार से सिलोगे, लड़ाई तुम सुई से करने जाओगे, पागल हो क्या? हर चीज का अपना लॉजिक है ना। चलिएगा कपड़ा तलवार से सुई लेके जाएंगे, कॉमेडी हो जाओगे तुम लोग। तो इधर आओ, इधर आओ, है ना, रुको रुको रुको, है ना। अब सुनो, एग्जाम्पल लिख लें, एग्जाम्पल लिख लें, लिख लो बच्चा। रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इन पोलर एरियाज, ऐसे लिख लो। मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के पिघलने की दर, ऐसा कुछ। रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इन पोलर एरियाज, ठीक है। फिर दूसरा लिख लो, रेट ऑफ ड्राइनेस ऑफ लेक, किसी झील के सूखने की दर, मतलब रेट ऑफ ड्राइनेस ऑफ लेक कर लो, रेट ऑफ ड्राइनेस ऑफ लेक कर लो, बहुत सही। रेट ऑफ ड्राइनेस ऑफ लेक, ये भी हो गया। अब यहीं पे तुम लोग को हम थोड़ा कहानी सुनाते हैं। जानते हो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के केस में भारत बहुत एडवांस कंट्री है, और बहुत बहुत एडवांस कंट्री है। कैसे? 2012 में भारत एक सैटेलाइट भेजता है। सुनना बच्चों, भारत मतलब इसरो दोस्त, है ना, एक ही बात है। 2012 में न्यूज आता है, 2012 में न्यूज आता है कि भारत एक सिंथेटिक एपर्चर रडार, एक सिंथेटिक एपर्चर रडार जिसको हम शॉर्ट पे कह सकते हैं शार, को भेजता है। कहां? स्पेस में। और उसकी मदद से बड़े अच्छे अर्थ ऑब्जर्वेशन करता है। अभी के लिए इतना ही छोटा सा, ठीक। और इस तरह के सिंथेटिक एपर्चर रडार की स्टडी जो भारत करता है उस समय तक नासा के पास भी नहीं होता है। यूएस स्टिल डिड नॉट हैव इन दैट टाइम। अच्छा, 2014 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पहला टेन्योर रहता है, पहुंचते हैं अमेरिका। और अमेरिका में होते हैं ओबामा जी, मतलब ओबामा जी का मतलब अमेरिका, अमेरिका का मतलब नासा। अमेरिका की एजेंसी का नाम क्या है? स्पेस एजेंसी का नासा। और इधर हमारे भारत के श्री नरेंद्र मोदी जी, मतलब भारत मतलब इसरो। आप समझे मैं कहना कह रहा हूं कि बीच में एक डील होता है, 2014 में एक डील होता है। और वो डील होता है कि हम दोनों लोग मिलकर एक अत्याधुनिक एडवांस्ड सिंथेटिक एपर्चर रडार बनाएंगे भविष्य में। और एक प्रोजेक्ट डिसाइड होता है जिसका नाम निशार के नाम से जाना गया। और यही है बच्चों पूरा निशार प्रोजेक्ट, जिसका नाम है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। ठीक है, मुझे पहुंचाना था आपको निशार पर, पहुंचा दिया मैंने। और ये निशार जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग ईयर एग्जामिनेशन। ये प्रोजेक्ट 2014 में फाइनलाइज होता है। 2015 में इसका एक ज्वाइंट स्टीयरिंग ग्रुप भी बनता है, एक ज्वाइंट स्टीयरिंग ग्रुप भी बनता है, इसका एक ज्वाइंट स्टीयरिंग ग्रुप भी बनता है 2015 में, जीएसजी। और इस ग्रुप के अंदर ये डिसीजन लिया जाता है कि भारत
और भारत और यूएस, ये दोनों किस तरीके से मिलकर काम करेंगे, ठीक है। सो पूरा ज्वाइंट स्टेज पे फंडिंग वंडिंग डिसाइड होती है, सब कुछ। इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन नासा का होगा और कुछ कंट्रीब्यूशन जो होगा वो इसरो का होगा। इवन इसरो इसके लिए काफी काम कर रहा है। फंडिंग पे हम लोग नहीं जाएंगे, नासा कितनी फंडिंग दे रहा है इसरो, क्योंकि फंडिंग समय के साथ बदल ही जाता है, ठीक है। इन चीजों पे काफी हद तक काम चल रहा है और इसको हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है, आज, क्योंकि अगले टर्न से हम लोग इनसेट जी सेट पे जाएंगे। यहीं पर देखो कुछ फैक्चुअल डेटा है जो मैं थोड़ा ऐड करूंगा, जो कि जरूरी है, ठीक है। नासा इसके लिए क्या बना रहा है, तो नासा इसके लिए एल बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार बना रहा है। ये एक पेलोड है बच्चों। और क्या कर रहा है, तो मैंने किताब में लिखा है जीपीएस सिस्टम का निर्माण कर रहा है, जिसमें हम लोग आगे बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं जीपीएस के बारे में। और डेटा रिकॉर्डर जो है वो भी नासा बना रहा है, गॉट इट। और नासा की एक लैब है, उसका नाम है बच्चा जेपीएल, ये बना रहा है। नासा की कौन सी लैब है जो इस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही है, जेपीएल। और जेपीएल का पूरा नाम है, आई विल राइट हियर, जेपीएल का पूरा नाम है जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी। इसका पूरा नाम है जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी। इसका पूरा नाम है जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी, ओके, जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी। और सुनो, तो नासा का ये लैब है जो काम कर रहा है, दिस इज द जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी, ठीक है। और पता है जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी ने पहले भी भारत के लिए काम किया है, नासा के इस लैब में। किस प्रोजेक्ट के लिए, चंद्रयान-1, जो हमने 22 अक्टूबर 2008 को भेजा था। किसके लिए काम किया, चंद्रयान-1, जो हमने 22 अक्टूबर 2008 को भेजा था, गॉट इट, उसके लिए। इसरो इसके लिए क्या काम कर रहा है, इसरो के फैक्ट बता देता हूं। पहला तो एस बैंड सिंथेटिक है। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये एस बैंड क्या है, घबराओ नहीं, ये एक पेलोड है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसको एक्चुअल में एक तरह का ट्रांसपॉन्डर कहते हैं। ये अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा स्पेस क्राफ्ट बस, बहुत सारी चीजें, स्पेस क्राफ्ट बस, डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम, स्पेस क्राफ्ट इंटीग्रेशन, यहां तक कि जो GSLV है वो भारत का है, मतलब लॉन्च व्हीकल भारत वाला यूज किया जाएगा। ऑन ऑर्बिट ऑपरेशंस, यानी ऑर्बिट पे लगाना सफलतापूर्वक, ऑन ऑर्बिट ऑपरेशंस, ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लगाना, ये सारे काम, ऑन ऑर्बिट ऑपरेशंस, ये सारे के सारे, ओके। इसकी पूरी टेस्टिंग है ना, इसकी पूरी टेस्टिंग भी इसी के द्वारा की जाएगी, मतलब भेजने के पहले सारे ट्रायल और टेस्टिंग भारत द्वारा ही किया जाएगा, है ना। भेजने के पहले सारा का सारा टेस्टिंग वगैरह जो है भारत द्वारा ही किया जाएगा, इसरो करेगा, ठीक है। ये आपको यहाँ कंट्रीब्यूशन मैंने बोला कि नासा और इसरो क्या करने वाला है। कुछ इसमें एक चीज है और बता दूं, इसको डुअल फ्रीक्वेंसी बेस्ड टेक्नोलॉजी क्यों कहते हैं, या टू फ्रीक्वेंसी या डुअल फ्रीक्वेंसी। ये दो फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड होगा, इट इज अ डुअल फ्रीक्वेंसी बेस्ड, दिस इज व्हाट, दिस इज डुअल फ्रीक्वेंसी बेस्ड। असल में क्या होता है, ये चीज थोड़ा भी बता पाना इज नॉट इजी, है ना, क्योंकि उसे पीछे कारण है। जब आपको चैप्टर नंबर 10 पढ़ाऊंगा ना, चैप्टर नंबर 10 में आपको एक टेबल मिलेगा, टेबल नंबर 10.4। उस टेबल नंबर 10.4 में मैंने कुछ ट्रांसपॉन्डर्स के नाम लिखे हैं, एल बैंड ट्रांसपॉन्डर, एस बैंड ट्रांसपॉन्डर, सी बैंड ट्रांसपॉन्डर, के बैंड ट्रांसपॉन्डर। ये चीज एक्चुअल में आईसीटी की है, जो यहाँ पे गलती से चली आई, गलती से नहीं चली आई, मतलब आपके समझने के लिए गलती से चली आई, वैसे यहाँ तो सही आई है, लॉजिकली आई है। ये कुछ पेलोड्स होते हैं जो हम सैटेलाइट्स में लगाते हैं और किसी फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। तो ये एक फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, दूसरी फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, और इनसे हम फ्रीक्वेंसी की वजह से फ्रीक्वेंसी डिस्टर्बेंसेस को बेहतर यूज करके माइक्रोवेव सेंसर्स के द्वारा, किस सेंसर के द्वारा, माइक्रोवेव सेंसर के द्वारा हम फ्रैक्शनल स्टडी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, जो अपने आप में एक अनोखा ही चीज है जो भारत ने डेवलप किया। यानी कहने का मतलब है कुछ माइक्रोवेव सेंसर टाइप की चीजों को यूज करके
डुअल फ्रीक्वेंसी पर आधारित तकनीकी को विकसित करके भारत इस तरह की टेक्नोलॉजी को सफल बनाने जा रहा है, जहां पर हम लोग बहुत ही फ्रैक्शनल चेंजेस जो अर्थ पे होते हैं उनकी स्टडी कर सकेंगे अच्छे तरीके से। ओके, और वही फ्रैक्शनल चेंजेस जो हम लोगों ने आपको पहले दिखा है। एक चीज और इसमें फीचर कर लेती है, देखो ये डुअल फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव सेंसर, ये इसके यूएसपी हैं। मतलब आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो निसार को लेके लिखेंगे, पूछे जाएंगे और आपको मार रहा है। और आपको पता है निसार का टारगेट क्या है? आपके आने वाले समय में इन्हीं 1-2 साल के अंदर आपको निसार सुनने में मिलेगा। जैसे आपने चंद्रयान 3 सुना, जैसे आपने अभी क्या सुना, आदित्य L1 सुना, ऐसे ही आपको गगनयान की तैयारी सुनाई देगी, ऐसे ही आपको निसार सुनाई देगा। आपके एग्जाम के ये सारे क्वेश्चन हैं, ये 4-5 मिशन। तो सर निसार अभी जाने वाला है, एग्जैक्टली पहले बोला 2021 में जाएगा, फिर बोला 2022 में जाएगा, फिर बोला 2023 के जनवरी में जाएगा, अब कह रहे रुक जाओ 2024 के जनवरी में जाएगा। आप बताओ ये फिर 2025 के जनवरी में होगा, जो भी होगा है ना। ये आपके एग्जाम के टाइम वाले सारे टॉपिक्स हैं। भले ये टॉपिक 2014 से 15 से न्यूज में रहा है, और मैं फिर कह देता हूं इस पे तो मैं वीडियो 2017 में ही बना चुका हूं। क्वेश्चन नहीं आया तो मैं क्या करूं? और मुझे पता है कि आज अगर 2025 में आ गया ना, 8 साल बाद भी बोलोगे कि ये करंट अफेयर्स ही है, क्योंकि तुमको दिख ही नहीं रहा कि इस पे डील कब हुआ है। और ये एवरग्रीन टॉपिक है, और ये फ्यूचर मिशन ऑफ इंडिया है, ये एवरग्रीन टॉपिक है, याद रखिएगा। क्या पता अभी आगे कुछ दिन बाद हो सकता है कि आपको जब करंट अफेयर्स का अपडेट दे रहा हूं उस समय इसमें मैं ऐड कर रहा हूं कि देखो जो मैंने तुमको पीछे पढ़ाया था आज ये मिशन सफल हो गया है। हो सकता है अभी मई तक आना है, देखते हैं क्या करते हैं। आपका एग्जाम तो मई में होता है ना, मई जून में होता है, तो हो सकता है उसके पहले मेरे को अपडेट कर रहा हूं। रुको अभी 2 मिनट और, ठीक है, छोड़ूंगा नहीं भी मैं, लास्ट 2 मिनट और। इसके स्पेसिफिकेशन तो हमने पढ़े नहीं, 4 पॉइंट और इसके स्पेसिफिकेशन करके फिर निसार को समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इनसेट जीसेट से शुरू करेंगे, ठीक है। स्पेसिफिकेशन में जैसे देखो 1 लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि 2024-25 तक भेज देंगे, ठीक है। देखते हैं 24-25 तक कब जाता है, ठीक है, 24-25 तक भेज देंगे। इसमें इसको पोलर सन सिंक्रोनस पोजीशन पे भेजा जाएगा। कहां भेजा जाएगा? सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट या पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये हो गया। सबको पता है कि पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होते हैं वो कौन से ऑर्बिट होते हैं? डॉन एंड डस्क ऑर्बिट, ये भी मैं बता चुका हूं। तो ये तो आप जानते हैं, ये चीजें आप जानते हैं। इसकी जो हाइट है, जो एल्टीट्यूड रखने की बात हो रही है, वो रहे भैया 747 किलोमीटर। एक बात और तुमको बता दूं, पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की जो हाइट होती है, हमेशा याद रखना, वो जनरली 700 किलोमीटर से 800 किलोमीटर की होती है। कितनी होती है? 700 से 800 किलोमीटर के बीच की होती है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। एल्टीट्यूड हो गया 747 किलोमीटर। और सुनो, इसमें जो इंक्लिनेशन एंगल है, इंक्लिनेशन एंगल है ये आपको मिलेगा 98.4 डिग्री। अब यहां पे एक चीज और क्लियर कर देता हूं। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है? कि पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट 798 पर 98.6 पे लगाया गया, मान लो एक। तो मैंने बोला ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं कि भैया देखो कुछ अलग डिस्टेंस में, कुछ अलग हाइट में भी पोलर सन सिंक्रोनस होता है। नहीं तो आप बायस हो जाओगे कि दुनिया के सारे पोलर सन सिंक्रोनस 798 और 98.6 पे लगे। नहीं, थैंक गॉड आपको ये टॉपिक बता रहे हैं। नहीं, बहुत सारे पोलर सन सिंक्रोनस अलग अलग होता है, लेकिन एक कंडीशन आपको बता देता हूं, पोलर सन सिंक्रोनस एक्चुअल में जनरली, मोस्टली, नॉर्मली, कॉमनली 700 से 800 किलोमीटर की हाइट पे ही मिलते हैं। हम उस पर ले जाएंगे क्यों, सिर्फ आप लॉजिक ध्यान रखना। और एक चीज और बता दूं, ये बोला जाता है कि इट विल स्कैन द ग्लोब, इट विल स्कैन ग्लोब, है ना, पूरे ग्लोब को ये स्कैन कर लेगा विद इन 12 डेज में, है ना। इट विल स्कैन इंटायर ग्लोब, इट विल स्कैन इंटायर ग्लोब इन 12 डेज। इसका मतलब अगले 12 दिन में फिर ये पूरे पृथ्वी की इमेज ले लेगा। हाँ, और फिर अगले 12 दिन में पृथ्वी की पूरी इमेज ले लेगा। हाँ, अब समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं? इस हिसाब से घूम रहा होगा कि पूरा 12 दिन में एक एक पार्ट, एक एक हिस्सा तक कवर हो जाता है। एक बार में एक हिस्सा ना कवर हो, कुछ और ना हो, कुछ और ना हो, 12 दिन में इतनी बार ये अर्थ पे घूम के पूरी इमेज कर लेगा, ये पूरे इमेजेस के कवर हो जाएंगे, कोई भी पार्ट छूटेगा नहीं। और सुनो, इसका माना जा रहा है कि कुल 3 साल इसका लाइफ स्पैन होगा, एक्सपेक्टेड है। अब देखो फ्यूचर मिशन में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, अब मैं निसार टच नहीं करूंगा, और मैं आपको फिर बता रहा हूं निसार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसलिए निसार में मैं एक एक चीज बताऊंगा, इसमें कुछ छोड़ूंगा नहीं। हो सकता है ऑर्बिट पे, पोलर सन सिंक्रोनस पे क्वेश्चन पूछ दे, हो सकता है इसके नासा और इसरो के कंट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन पूछ दे, हो सकता है भाई इसके स्पेसिफिकेशन पे क्वेश्चन पूछ दे, मुझे नहीं पता, तो मैं इसको एक एक चीज को टोक बजा के बढ़ाऊंगा। समझ आ रही है? यही आपके एग्जाम में कमिंग ईयर का फ्यूचर मिशन है, ठीक है। और सुनो,
मूवमेंट ऑफ प्लैनेट सरफेस के बारे में बताता है। ये मैंने आपको बोला था, ऐसा कहा जा रहा है मूवमेंट ऑफ प्लैनेट सरफेस। वो बोला ना आप मूवमेंट ऑफ प्लेट समझ जाओ। और ऐसा मेरे पास जो डेटा बोला जा रहा है 0.4 इंचेस तक भी अगर अर्थ पे कोई चेंज हो रहा है, 0.4 इंचेस तक भी अगर अर्थ पे कोई चेंजेस हो रहा है, उसकी भी ये स्टडी कर सकता है। ठीक है, फिलहाल आप लोग 10 मिनट तैयार में हो, नहीं तो मैं इनसेट जीसेट भी खत्म कर देता। कल हम लोग चलते कहां? लॉन्च व्हीकल से। किसी ने नहीं बोला हाँ, चलो। अब अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे भाई, एक सैटेलाइट और बच गया है, कौन सा? इनसेट जीसेट। और उसके बाद हम लोग चलेंगे कहां? लॉन्च व्हीकल। अगला टॉपिक फिर मजेदार होने वाला है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो तो एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम ही थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, क्या किया जाए। चलिए, थैंक यू एवरीवन।